हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अभी जो 2022 की मुख्य परीक्षा है उसके लिए हम टेस्ट सीरीज रन कर रहे हैं। आप इसमें देख रहे होंगे कि टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन है, टेस्ट पेपर जो दे रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो उनका एनालिसिस करते हैं लाइव। उन्होंने अपने आंसर में कौन सी अच्छी बातें लिखी थी और कहाँ पर वो कमी रह गई थी। और इससे बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ायदा होता है। सिर्फ एमपीपीएससी की बात नहीं करूँगा मैं, ऑलमोस्ट दूसरे स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं, नहीं है उनके पास कोचिंग सुविधाएं, तो उनको ये काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं। आज ये जो पेपर है, ये पेपर है 2B, और इस 2B में हम 3 मार्कर जो क्वेश्चन है उनके आंसरों को देखेंगे कि कैसा इन्होंने लिखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, G20 का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। अभी चूंकि भारत में पहली बार G20 का आयोजन हुआ, एक बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए कि भारत ऐसे आयोजनों को भी कर सकता है और विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां जो हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित कर सकता है। और सिर्फ आमंत्रित ही नहीं कर सकता, उनको प्रभावित करता है। भारत अपनी शर्तों पर आयोजन करता है। कनाडा जैसे देश जो पहले भारत को कुछ भी वैल्यू नहीं करते थे, दबाते थे, उनके सामने भी हम एक चुनौती के रूप में खड़े हो जाते हैं। तो G20 इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्होंने लिखा है कि सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने हेतु कार्यों के तेजी लाने पर ध्यान, तकनीकी परिवर्तन व डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना। G20 जो ऑर्गेनाइजेशन बना है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो हमें दो तीन बातें मोटे तौर पर दिखाई देती हैं। एक हमें दिखाई देता है कि वित्तीय स्थिरता, इंटरनेशनल लेवल पर जलवायु परिवर्तन, इन चीज़ों का समन करना। तो ये मुख्य होता है आपके आंसर में लेकर आना, जो आप नहीं लेकर आए। अब सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये G20 के ऑब्जेक्टिव से थोड़ा हटके हो जाता है। कुछ नहीं आए तो हम ये लिख सकते हैं, लेकिन ये तो लास्ट ऑप्शन हो गया कि कुछ नहीं आता है। अभी तो कोशिश करें कि जो सही है हम वो लिखें। इस कारण से मैं आपको 3 में से सिर्फ 1.5 नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ। इन चीज़ों को आप मेंशन नहीं कर पाए और वो करना चाहिए था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्कर में कि यूपीआई जो पेमेंट है उसके बारे में। इतना ही लिखा कभी आ जाता है, सिर्फ यूपीआई लिखा हो। वो नहीं पूछते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी स्थापना क्या हुई। उन्होंने कुछ नहीं लिखा, हमें लिखना होता है। तो जैसा आपने लिखा कि यहाँ पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है और बिल्कुल सही लिखा है। एक चीज़ जो गलती हम कर जाते हैं, स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम स्टूडेंट, कि जब इसका फुल फॉर्म लिख रहे हो जैसे इन्होंने लिखा, ये इसमें मिस्टेक नहीं हुई। लेकिन अगर क्या होता आप इसको रोमन में लिखते, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या इंटर एक्सचेंज, तो वो वहाँ मिस्टेक होती है, उससे बचना। आगे आप लिखते हैं कि अंतर बैंक लेन देन की सुविधा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम व भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रारंभ। तो ये जो आपका वाक्य आया, इसको सुविधा को और बढ़ा सकते हो, यानी सुविधा को ये क्या कर रहा है, सिंप्लीफाइड कर रहा है, सरलीकृत कर रहा है। ये बताओ। और हाँ, इसकी स्थापना जो है ये आरबीआई और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा की गई है। ईयर याद रहता तो लिख सकते थे, अदरवाइज यहाँ आपको 3 नंबर मिलना चाहिए। मैंने आपको 2.5 मार्क्स जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किए। अगला पूछा जा रहा है कि प्रगामी कर विधि, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मेथड जो है वो क्या होता है। ये पेपर 2B जो है ना, वहाँ पर आप देखोगे पेपर 2B में, तो उसमें इकोनॉमिक्स है ना, और उसमें ये पहली यूनिट जो है जिसमें कृषि के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। दूसरे में मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तीसरी यूनिट जो है इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड है। फोर्थ यूनिट में सोशियोलॉजी के टॉपिक है। पांचवी यूनिट जो है इसमें कुछ सोशियोलॉजी आ जाती है और कुछ महिला शिक्षा और इनसे संबंधित है। तो ये पूरा का पूरा एक FLT बेस में बनाया गया टेस्ट पेपर था। हर यूनिट से 3 क्वेश्चन पूछते हैं, वो 3 नंबर वाले, और हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन पूछते हैं, वो 5 नंबर के लिए, और हर यूनिट से वो एक क्वेश्चन पूछते हैं जो 11 नंबर का होता है, जिसका आंसर आपको 200 शब्दों में करना होता है। तो उसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए इसको
बनाया गया। प्रगामी कर विधि, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मेथड। आप लिखते हैं कि आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि, अमीरों पर भारी और गरीबों पर कम। इसको जब हमारे पास स्पेस है तो और स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ उदाहरण दे सकते थे जैसे कि इनकम टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मेथड ये विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा प्रचलन में लाए जाने वाला प्रणाली है, क्योंकि इससे क्या होता है, सरकार की इनकम बढ़ती है। यहाँ ये मान के चलते हैं कि व्यक्ति की, लोगों की, नागरिकों की आय बढ़ेगी तो उनसे ज़्यादा टैक्स लगा लेंगे, ज़्यादा टैक्स लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, सरकार की इनकम बढ़ जाएगी। तो ये लिखना था। अब एक नंबर क्यों काट लिया, एक नंबर काट लिया, आपने उदाहरण नहीं दिया। और क्या कर सकते थे, यहाँ पर एक ग्राफ बना सकते थे ऐसे करके। इसमें क्या हो रहा है, ऐसे ग्राफ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। एक तरफ हम इनकम लगाएं, एक तरफ आय बढ़ाएं। जैसे जैसे आय बढ़ती है, इनकम टैक्स का एग्जाम्पल है कि यदि आप 2.5 लाख रुपए कमाते हो, 0 टैक्स। आप 5 लाख कमाते हो तो टैक्स ज़्यादा, 10 लाख कमाते हो तो और ज़्यादा। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मेथड के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दूसरी यूनिट से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई जा रही कोई योजना लिखिए। ठीक है, तो कोई भी एक योजना लिखनी थी। आपने यहाँ पर 3 योजनाएं लिख दी। नीली क्रांति, और उसके बारे में बता दिया कि मछली उत्पादन में वृद्धि। फिशरमैन क्रेडिट कार्ड, 0% ब्याज पर लोन। जलदीप योजना, सभी विभागों की योजना के लाभ हेतु 3 नंबर मिल जाना चाहिए। थोड़ी बहुत अशुद्धि है तो भी आपको वो इतना फेवर कर सकता है। अगला क्वेश्चन था कि कृषक कल्याण की मध्य प्रदेश की कोई 2 योजनाएं आपको मेंशन करनी थी, 3 मार्कर। तो आपने पहली योजना लिखी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 18 फरवरी 2016 फसल खराब होने पर। और दूसरी लिखी है बलराम ताल योजना, 2007। दूसरी योजना तो मैं सही मान ली क्योंकि ये पूरी तरीके से स्टेट की ही है, लेकिन ये पहली योजना जो है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत आती है। तो मध्य प्रदेश की योजनाएं हों तो मध्य प्रदेश की लिखिए, तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, अन्यथा यहाँ सिर्फ आपको 1 नंबर। ठीक है, अगला आता है कि मध्य प्रदेश में कुल भंडारण क्षमता कितनी है। व्हाट इज द टोटल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ एमपी। ये योजनाएं हुई, स्टोरेज कैपेसिटी हुई, खनिजों का नंबर या उनसे मिलने वाले राजस्व, कितना प्रोडक्शन हुआ, इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे एमपी गवर्नमेंट का। पीटी में भी प्रश्न आते हैं और मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाता है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है ना आपकी स्क्रीन पर, ये मध्य प्रदेश सरकार का इकोनॉमिक सर्वे दिया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे में जो है ना वो डाटा हमें मिल जाते हैं कि कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है कि नहीं। जैसे प्रश्न था कि मध्य प्रदेश की भंडारण क्षमता, तो यहाँ पर देखोगे यहाँ बताया गया है कि मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन की 293 शाखाओं पर 218.93 लाख मीट्रिक टन कार्यशील क्षमता। आपने लिखा था कि मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन, यहाँ आप कुछ 270 शाखाएं लिख रहे थे, जबकि शाखाओं की संख्या 293 हो गई। कैपेसिटी आपने 149.35 लाख मीट्रिक टन बताया था, जो कि बढ़कर के इतनी हो गई। अच्छा, होता क्या है, जब प्रश्न जब बनाए जाते हैं, सेट करते हैं, तो उसके मॉडल आंसर भी भेजे जाते हैं पेपर को। तो यदि अपडेटेड भेजे गए हैं तो फिर आपका ये आंसर जो है गलत मान दिया जाएगा, है ना। मूल रूप से भंडारण कैपेसिटी ही लिखनी थी। आपने ये 2 नेक्स्ट पॉइंट जोड़े हैं, तो वो आपकी इस गलती को थोड़ा सा कवर अप कर रहे हैं, लेकिन पूरे नंबर तो नहीं दिला सकते ना, सिर्फ 1 नंबर ही मिलेगा। तो यदि आप ऐसा लिखते हैं तो अपडेटेड रहो, आपको हमेशा फायदा होगा। अगला, मध्य प्रदेश में अभी चलाई गई एक योजना सीखो कमाओ योजना, इसका बड़ा प्रचार किया जा रहा है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। SKY स्कीम जो है, सीखो कमाओ योजना, आपने लिखा है मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण के दौरान हर माह 8 से 10 कमाई, 4 जुलाई 23 से प्रारंभ। तो
पहली बात ये कि 8 से 10 कमाई क्या, 8 से 10 हाथी, घोड़े, गधे, खच्चर क्या, आप वो लिखें, यानी 8 से 10,000 का स्टाइपेंड। लेकिन एक बात समझ लो, उससे भी पूरे नंबर आपको नहीं मिलते अगर आप ऐसा लिख देते तो। जब कोई स्कीम पूछी जा रही है तो स्कीम के बारे में एक तो उसकी स्टार्टिंग डेट मेंशन कर दो हो सके, दूसरा उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए जिनकी उम्र 18 से 29 वर्ष है, एजुकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, मिनिमम 12वीं ITI है ना, फिर उनके लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था की जा रही है, 1 माह का प्रशिक्षण, उसके बाद तो ये तकनीकी कौशल के लिए चलाई गई योजना है। तो योजना का प्रस्तुतिकरण आप ठीक से नहीं कर पाए हैं, इस कारण से यहाँ आपको 0 नंबर प्रदान किए। अगली जो क्वेश्चन है उसका संबंध बालिका शिक्षा से संबंधित कोई 2 योजनाएं, एनी 2 स्कीम्स रिलेटेड टू गर्ल एजुकेशन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 शिक्षा भ्रूण हत्या रोकने लिंगानुपात में वृद्धि करने। मैंने ये ईयर चेक नहीं कर पाया है कि वास्तव में इसी साल में प्रारंभ हुई है या कोई और में, लेकिन मैं ये मान लेता हूँ कि आपने ठीक लिखा होगा, नहीं है तो उसको सुधार लेना है ना। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004, इसी तरीके से ये ईयर भी, लेकिन मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ कि हाँ आपने 2 योजनाएं बालिका शिक्षा से दी हैं, वो सही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको 3 नंबर दे देना चाहिए, है ना। मैंने 1 नंबर जानबूझ के कम दिया है, लेकिन यहाँ आपको पूरे 3 नंबर मिल जाना चाहिए। अगला, ओपन यूनिवर्सिटी यानी मुक्त विश्वविद्यालय किसे कहते हैं, ये पूछा जा रहा है 3 नंबर में। आप लिखते हैं कि दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस लर्निंग, बस यही इसका एक कोर आंसर हो जाता है। ये लिखने पर आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। नीचे आपने उदाहरण भी दे दिए कि मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, माखनलाल चतुर्वेदी जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो 2.5 नंबर आपको मिलते हैं। अच्छा आंसर। अब पूछा गया था मोक्ष पुरुषार्थ के बारे में। आपने लिखा है कि आवागमन के चक्र से मुक्त होकर आत्मा का परमात्मा में विलीन होना, और फिर लिखते हैं कि चरम आनंद की प्राप्ति व सांसारिक बंधनों से। ये बड़ा औसत सा उत्तर हो गया। इसको और कैसे बेहतर कर सकते थे पूरे 3 नंबर के लिए, तो मैंने ऊपर बताया है आपको कि सर्वोच्च पुरुषार्थ है ये। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और ये है क्या, बाकी पुरुषार्थ जो हैं वो हैं रास्ता यानी साधन, और ये है मंजिल यानी साध्य। तो यहाँ इसको लिखो कि यह साध्य है, धर्म अर्थ और काम इस साधन है। ठीक है, ये मनुष्य के पूर्ण रूपेण जो प्रवृत्ति और निवृत्तियां होती हैं उनमें क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, समन्वय स्थापित करता है। अगर ऐसा लिखते तो उसको मजबूर होकर के 3 नंबर आपको देने पड़ते। अगला क्वेश्चन था क्रमिक एक विवाह किसे कहते हैं, सीरियल मोनोगेमी। तो आपने इसमें लिखा है कि एक समय में एक से ही विवाह संबंध किंतु किसी एक को छोड़कर या मृत्यु के बाद दूसरे विवाह करना। ठीक है, 2 नंबर मिल जाएंगे। नाम से किसी की परिभाषा लिख देते, 3 मिल जाते। अगला, वानप्रस्थ आश्रम क्या है, डिफाइन वानप्रस्थ आश्रम। आप लिखते हैं कि गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को पूर्ण कर 50 वर्ष में वन की ओर प्रस्थान, मुख्य कर्तव्य इंद्रियों पर नियंत्रण। ये ठीक नहीं है, सटीक उत्तर नहीं मिला। आश्रम व्यवस्था जो बनाई गई थी आर्यों के समय, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने की बनाई गई थी, है ना। सतेम जीवेत, 100 वर्ष आयु मान करके 25-25 के 4 भागों में बांटा गया था। तो उसी संदर्भ में आपको लिखना था पहला कि आश्रम व्यवस्था का 3रा चरण, 50 से 75 वर्ष। अब यहाँ होता क्या है कि पहले व्यक्ति गृहस्थ रहा 50 वर्ष की उम्र तक, यानी उसकी जो मुख्य जिम्मेदारी थी वो सिर्फ अपने परिवार तक सीमित थी। अब वह परिवार से बाहर निकल गया है, यानी कि अपने घर को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर वन में प्रस्थान करेगा, वन में रहेगा। उसके पास अनुभव है, ऐसा अनुभव जो सिर्फ अपने परिवार के नहीं बाकी सभी समाज के काम आएगा।
तो यहाँ संपूर्ण समाज को अपने अनुभव से लाभान्वित करना, तो इस तरीके की कुछ शैली लेकर आते तो आपको निश्चित ही 3 नंबर मिल जाते। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि जनजाति किसे कहते हैं? ट्राइब्स जो हैं उनको डिफाइन कीजिए। आपने डिफाइन किया है और एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किया है, आर्टिकल 366 उसका खंड 25 और फिर आर्टिकल 342 के बारे में बता, तो इनको पढ़ करके 3 नंबर दे देते हैं, है ना। यहाँ 2 रहे बट 3 नंबर मिल जाए। अगर यहाँ आप ऐसा लिखते जनजाति के संबंध में कि अत्यधिक पिछड़ी होती हैं, आज भी आदिम तौर तरीकों से निवास करती हैं, इनकी अर्थव्यवस्था आत्म केंद्रित होती है, तो यहाँ हमें पॉइंट ज़्यादा बनाने पड़ते और नंबर कम मिलते। सीधा टू द पॉइंट फैक्ट मिला हमें कि एज पर लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कोड है ना, लॉ है, तो इसलिए ये सही तरीका। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिला साक्षरता की, आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वेबसाइट पर katarinstitute.com पर जा सकते हैं। यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे MPPSC का एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, पुराने पेपर, प्री के सॉल्यूशन, मेंस के सॉल्यूशन, किताबों के नाम, UPSC के बारे में जानकारी, हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उनका टाइम टेबल, फीस, ऑनलाइन क्लासेस का टाइम टेबल, फीस, टेस्ट सीरीज प्री के लिए, मेंस के लिए, करंट अफेयर और जीके वाले टॉपिक मिल जाते हैं। प्री का स्टडी मटेरियल आपको सारे टॉपिक पर मिलेगा, इसी तरीके से मेंस के आपको स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको क्विज मिल जाती हैं, जैसे मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ। प्री में जब हम जाते हैं तो प्री में आपको यहाँ इंटरेक्टिव क्विज मिल जाती हैं, इसमें आप तुरंत अपना स्कोर चेक कर पाते हैं। यहाँ पर अलग अलग टॉपिक है, जैसे साइंस पर है, हिस्ट्री पर है, NGT ग्रीन ट्रिब्यूनल पर भी है, MPGK है, सामान्य ज्ञान, फिजिक्स संबंधित है, और ये लगातार अपडेट होती रहती है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, तो विजिट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिला साक्षरता की स्थिति, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ रूरल विमेन लिटरेसी इन मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार 52.43 थी, तो ये सही लिखा है। यहाँ गलती क्या करते हैं कि अभी कुछ लोग लिख देंगे कि 2023 के आंकड़ों के अनुसार, तो ये 23 के आंकड़े, 20 के आंकड़े, 22 के आंकड़े ये अनुमानित हैं, प्रोजेक्टेड हैं। हमारी जो जनगणना 2011 में हुई थी उसके बाद से अभी नहीं हुई है, 21 वाली कोविड के कारण हुई नहीं, इसलिए जो भी डाटा हैं वो इसी के अकॉर्डिंग वाले जो बताए गए हैं उन्हीं को लिखना पड़ेगा। अगर सेंसस, जनसंख्या, जनगणना से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है तो। अगला प्रश्न है कुल प्रजनन दर किसे कहते हैं? TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। आपने लिखा है कि अपना प्रसव जीवन पूरा करने वाली प्रति महिला पर जीवित जन्म की संख्या, टोटल फर्टिलिटी रेट, है ना। तो ये वही है कि एक महिला एक अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को औसतन जन्म देती है। तो 3 नंबर के पेपर 2B के जो क्वेश्चन थे उनका मैंने अभी लाइव विश्लेषण कर दिया है। आगे अब इसी कॉपी के हम देखेंगे कि जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं इन 5 यूनिट के, उसमें क्या आंसर लिखा हुआ है, तो वो अगले लेक्चर में ले लेते हैं। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आते हैं, जो आप पसंद करते हैं, तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं, उन सब का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। आप हमें सीधे मैसेज कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाओगे, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप का जो सिंबल बना दिखाई दे रहा है मेरे पीछे, बस इसको क्लिक करोगे, हमारे इस नंबर से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना, और आज से ही हम एक नई क्लास भी शुरू कर रहे हैं, शाम को 3 बजे, या ऐसा कह लो दोपहर बाद 3 बजे स्टार्ट होगी। PT को लेकर क्रैश कोर्स है, तो भारत के भौतिक भूगोल से शुरुआत करेंगे, तो इसको आप मिस मत कीजिए, इसको ज़रूर अटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक, शुभकामनाएं।